नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, आईएएफ के चीफ ने कल तेजिस MK2 के बारे में डिस्कस किया था और उस सब के ऊपर मैंने आप सबको एक वीडियो में भी बताया था। अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। वहाँ से आप उस वीडियो के ऊपर भी चले जाएंगे और वहाँ पर मैंने जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था तो उसको लेकर के भी जो लिंक है वो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप दोनों वीडियो को जा करके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ है तो उन्होंने अपने इस इंटरव्यू के दौरान जो हमारा तेजिस MK2 फाइटर जेट और साथ में एम का है तो इनके बारे में भी डिस्कस किया था और साथ ही साथ जो MMRC डील है उसकी भविष्य में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस होगी तो उसके बारे में भी उन्होंने थोड़ा सा बताया था। और साथ ही साथ जो तेजिस MK2 है वो एमका से पहले हमारी जो कैपेबिलिटीज़ है उनको बढ़ाने का काम करेगा, ऐसा भारतीय वायुसेना के चीफ के द्वारा कहा गया। तो दोस्तों, जब हमारे भारतीय वायुसेना के नए चीफ ने अपनी सर्विस को ज्वाइन किया था तो उन्होंने शुरुआत में कई मीडिया इंटरव्यू को दिया और साथ ही साथ कई जो कार्यक्रम है उनको भी ज्वाइन किया। तो उस समय उन्होंने एमका और साथ में जो MMRC डील है उसके ऊपर फोकस किया, लेकिन कई बार उन्होंने जो तेजिस MK2 फाइटर जेट का प्रोग्राम है इसके बारे में मेंशन नहीं किया। तो उसको लेकर के लोगों के काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आए, कई आर्टिकल भी छपे कि अब तो भारतीय वायुसेना ने जो तेजिस MK2 का प्रोग्राम है उसको पूरी तरह से ख़त्म करने का विचार बना लिया है। लेकिन कल के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने दोबारा से ये बात स्पष्ट कर दी है कि जो तेजिस MK2 है वो भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये भविष्य में हमारी जो कैपेबिलिटीज़ है उनको भी बढ़ाने का काम करेगा और उन्होंने इस प्रोग्राम को पूरी तरह से सपोर्ट भी किया। लेकिन आज दोबारा से कुछ ऐसा ही एक आर्टिकल मैंने देखा जहां पर बताया गया था कि जो भारतीय वायुसेना के चीफ है उन्होंने केवल ये कहा है कि एमका से पहले ही जो तेजिस MK2 है वो हमारी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएगा, लेकिन इसके बाद में जो तेजिस MK2 है वो हमारे लिए इतना ज़्यादा आवश्यक नहीं होगा। तो आपने भी ऐसे कई आर्टिकल्स पास्ट में भी देखे होंगे और कई आप ऐसे कमेंट्स को भी कमेंट सेक्शन में देखते होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में तेजिस MK2 के बिना भारतीय वायुसेना की जो आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सकता है और क्या तेजिस MK2 आज की तारीख में हमारे लिए कम इम्पोर्टेंट हो गया है। क्योंकि अगर आप आज की तारीख में एमका और साथ में तेजिस MK2 इन दोनों प्रोग्राम को कंपेयर करते हैं तो इनके बीच आपको जो कंपटीशन है वो अब काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा और साथ ही साथ ये कंपटीशन इस चीज़ को लेकर के है कि भारतीय वायुसेना के अंदर किस एयरक्राफ्ट को भविष्य में बड़े नंबर के अंदर इंडक्ट किया जाएगा। अगर आप पहले प्लान को देखते हैं तो जो तेजिस MK2 है उसको सबसे बड़ी संख्या यानी कि 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट को लेने का प्लान था, लेकिन इसके बाद जो एमका फाइटर जेट है उनको भी एक डिसेंट नंबर में एक्वायर करना है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना को 125 जो एमका फाइटर जेट हैं वे चाहिए। तो पहले तो चीज़ें क्लियर थी, लेकिन अब भविष्य में जो एमका फाइटर जेट है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ऐसे में इनमें से कौन सा फाइटर जेट भविष्य में भारतीय वायुसेना की बैकबोन बनेगा इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वे पास्ट में भी कई बार कह चुके हैं कि जो हमारा तेजिस फाइटर जेट है यही भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बनेगा, यानी कि आपको भविष्य में सबसे बड़े नंबर के अंदर अगर कोई एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के अंदर देखने को मिलेंगे तो वे तेजिस या फिर तेजिस MK2 ही होंगे। इसके बाद जो एमका और TDBF जैसे जो प्रोग्राम है ये इन दोनों प्रोग्राम से अलग है। तो हमारे द्वारा पहले से ही लगभग 40 जो तेजिस फाइटर जेट हैं वे ऑर्डर किए जा चुके थे, जिनकी जो डिलीवरी है वो भी कंप्लीट होने के कगार पे है। तो इसके बाद हमने लगभग 83 जो तेजिस MK1A फाइटर जेट हैं वे भी ऑर्डर किए हैं, जो कि इसी दशक में जो हमारी भारतीय वायुसेना है उनको मिल जाएंगे। तो 40 तेजिस MK1 और साथ में 83 तेजिस MK1A ये दोनों मिलकर के लगभग 123 एयरक्राफ्ट की संख्या बनाते हैं। और आपको जान करके हैरानी होगी कि इतने एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने के बावजूद भी हमारी जो स्क्वाड्रन संख्या है वो बढ़ने नहीं वाली है, बल्कि जो हमारी मौजूदा स्क्वाड्रन संख्या है उसको ये केवल मेंटेन करने का काम करेगी, क्योंकि हमको 2024-25 से लगभग 100 के आसपास जो MiG-21 फाइटर जेट हैं वे रिप्लेस करने हैं। तो उनकी जो जगह खाली होगी तो उनकी जगह पर इन 6 से ज़्यादा स्क्वाड्रन को हम इंडक्ट करने वाले हैं, जो कि हमारी जो मौजूदा स्क्वाड्रन है उसको मेंटेन करने में मदद करेगी। तो इसके बाद 2030 से जो हमारी भारतीय वायुसेना है तो उनको लगभग
65 मिग 29 यूपीजी, 55 जो मिराज 2000 है। हालांकि ये पहले 47 के नंबर में थे, लेकिन हमने हाल ही में जो 24 और मिराज 2000 फाइटर जेट हैं वे खरीदे थे, तो उनमें से कुछ जो फाइटर जेट हैं वे फ्लाइंग कंडीशन में थे, तो उनको भी ऐड करके आज की तारीख में हमारे पास लगभग 55 से ज़्यादा मिराज 2000 एयरक्राफ्ट मौजूद है और हम 80 से ज़्यादा जैगवार एयरक्राफ्ट को भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में अगर आप इन तीनों एयरक्राफ्ट के नंबर को मिला देते हैं तो इनको रिप्लेस करने के लिए हमको 200 से ज़्यादा जो फाइटर जेट है उनकी आवश्यकता पड़ेगी, जिनकी जगह पर तेजस MK2 को लेने का ही प्लान किया गया है। तो अगर आप IAF की मौजूदा स्क्वाड्रन संख्या को देखते हैं तो वो लगभग 32 के आसपास है। तो हम ये जो 200 फाइटर जेट अगर लेते हैं तो इनको लेने के बावजूद भी हमारी जो स्क्वाड्रन संख्या है वो 32 से आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इन फाइटर जेट को लेने से जो हमारी पहले की रिक्वायरमेंट है वही पूरी हो सकेगी, जिसमें हमें जो 200 फाइटर जेट है उनको लगभग रिप्लेस करना है। तो आप मान करके चलिए कि अगर हम इन 200 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए भी अगर 170 तेजस MK2 को भी खरीदते हैं और उसके बाद हम उस समय तक लगभग 123 तेजस फाइटर जेट को ऑपरेट कर रहे होंगे, तो ऐसे में जो तेजस फाइटर जेट है वही हमारी भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी या फिर बैकबोन बनेगा। तो इसके बाद अगर आप बात करते हैं M का फाइटर जेट की, तो यही जो फाइटर जेट है ये हमारी स्क्वाड्रन संख्या को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा, यानी कि इसी फाइटर जेट के साथ हमारी जो स्क्वाड्रन संख्या है वो 32 से ऊपर जाने वाली है, क्योंकि जो तेजस MK2 और तेजस है ये केवल हमारी स्क्वाड्रन संख्या को जो 32 है आज की तारीख में उसको मेंटेन करने में मदद करेंगे। लेकिन एमका के 7 स्क्वाड्रन को प्लान किया है, जिसमें से मार्क 1 के 40 यूनिट और साथ में 85 मार्क 2 वेरिएंट लेने हैं। तो ये एयरक्राफ्ट 32 से बढ़ा करके हमारी जो स्क्वाड्रन संख्या है उसको 36 के आसपास कर देंगे। और इसके बाद जो MMR से डील है वो भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो डील है ये हमारे लिए एक सेफ कार्ड का काम करती है। मान लीजिए अगर हमारे स्वदेशी एयरक्राफ्ट है उनमें कुछ डिले होता है, तो ऐसे में ये हमारी कैपेबिलिटीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होने देगी। और इसके अलावा अगर उनमें कोई भी डिले ना भी होता है तब भी ऐसा नहीं है कि वे एक ही साल के अंदर हमको डिलीवर हो जाएंगे, उनको काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है उनकी डिलीवरी में। तो ऐसे में ये जो डील है ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी डील के माध्यम से हम 2035 तक जो 36 स्क्वाड्रन का आंकड़ा है उसे मैच कर पाएंगे। और इस सब के बाद जो हमारी 42 स्क्वाड्रन की संख्या है वो इन सब एयरक्राफ्ट की डिलीवरी के बाद कंप्लीट हो जाएगी, जिससे कि हम भविष्य की जो तैयारियां हैं उसको भी करने में सक्षम होंगे और उस समय हमारा जो मास प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। और इसके अलावा उसी समय आप भारत को मिलिट्री सुपर पावर भी बनता देखेंगे, जिसे हम बड़ी आसानी से 3rd या फिर 2nd रैंक को भी होल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद का जो टाइम होगा तो वो भारत के लिए आप मान करके चल सकते हैं कि एक गोल्डन एरा होगा, जिसमें जो हिस्ट्री है वो खुद को रिपीट करेगी, जिसमें भारत की डिप्लोमेटिक पावर भी नंबर 1 होगी और हमारी मिलिट्री और साथ में जो इकोनॉमिक पावर है वो भी उस समय तक नंबर 1 हो चुकी होगी। तो दोस्तों इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब आप मुझे जा करके इंस्टाग्राम और साथ में ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों की आईडी आप सबको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।